सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत इस पूरे आयोजन समिति की ओर से, दुमका प्रशासन की ओर से। और मेरे पास मुझे इतना समय ज़्यादा दे दिया गया है कि मैं, जैसे म्यूजिक वाले आके पहले तबला चेक करते हैं, गिटार बजा, मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। मुझे सीधे अपने बात पे आना होगा। हम तो हथौड़ा ठोक के भी 10-5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, सीधे बात करना होगा, है ना। लेकिन मैं ये बात सुबह भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से लोग भी कुछ बदल गए हैं, कुछ नए लोग आए हैं कि ये दुमका के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक आयोजन है। वो इसलिए भी है कि मैं देश भर के आयोजनों में जाता हूँ और ऐसे समय में जहाँ पे हिंदी की पठनीयता को लेकर पिछले 5-7 सालों में एक नई बहस निकली है कि क्या हिंदी के पाठक हिंदुस्तान में बढ़े हैं, क्या हिंदी की किताबें बिकती हैं, क्या हिंदी के लेखक गांव कस्बों तक पहुंच रहे हैं, क्या हिंदी के बोलने लिखने वाले प्रेमचंद, रेणु, श्रीलाल शुक्ल के बाद किसी का भी नाम जानते हैं। ये बहस पिछले 5-7 सालों में इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों के बीच में आई है और उसी के बीच से निकल के एक नई दुनिया हिंदी की आई है जिसने इस परिदृश्य को बदलने का पूरा प्रयास किया है। और हम सब जो युवा हैं वो उसी कोशिश की एक कड़ी है और अपनी अपनी कोशिशें लेकर आप लोगों के बीच में हैं। देखिए, हिंदी की जब भी बात होती है, एक धारा जिसको आप मुख्य धारा कहते हैं, उस धारा में कितना पानी है मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार कई धाराएं इतिहास के पन्नों में अपने चिन्ह छोड़कर सूख जाती हैं। हम उस सूखी रेत पर अपना सर पटकते रहते हैं और उसे मुख्य धारा मानते हैं। तो हिंदी की जो मुख्य धारा की बहस थी, जिसने हमेशा से बाय प्रोडक्ट लेखन, यानी कि लेखन क्या है, विलास है, अंदर से फूट रहा है, कान के तरफ से फूट रहा है, लावा फूट रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, सर को कलम दीजिए कुछ लिखेंगे। अंतरात्मा की आवाज, इधर की आवाज, उधर की आवाज, कैसे सुनता है आदमी, हमें नहीं पता। सामान्य तौर पर हिंदी के लेखन को इसी फ्रेम में बांधा गया। क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट लेखन में क्या कह रहा हूं मैं, ये खतरा कहने का क्यों उठा रहा हूं? बाय प्रोडक्ट लेखन मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप घर को भी समय दे रहे हैं। घर को समय कबीर भी देते थे, नौकरी तो वो भी करते थे, जुल्हा का काम करते थे, सूत काटते थे। गृहस्थ होना कोई वो तो है नहीं। लेकिन ऐसे समय में जब आप 10-12 घंटे काम भी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम सुकून के लिए क्या करें, कुछ ऐतिहासिक करते हैं, कुछ कालजयी रचते हैं। तो हिंदी में ऐसे कालजयी रचने वालों की एक बाढ़ आई और वो बड़े राइटर बने। लेकिन हिंदी की उस पीढ़ी ने नई पीढ़ी को यह साहस नहीं दिया कि जो पीढ़ी प्रतिभाशाली थी, बाय प्रोडक्ट लेखन कर रही थी, मूल वृत्ति उनकी लेखन की नहीं थी, वो या तो ऑफिसर थे, वकील थे, या तो अध्यापक थे, या तो बड़े नेता थे, लेकिन वो अच्छे, प्रतिभाशाली और कमाल के राइटर थे। उनसे ये चूक हुई कि उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो कतार नहीं खड़ी की, जहां पर नई पीढ़ी हिंदुस्तान के नए हिंदी बोलने लिखने वाले लड़कों लड़कियों को कहा जा सके कि हिंदी में एक कैरियर बन सकता है, लेखन एक कैरियर हो सकता है। क्योंकि उनसे जब कहा गया कि पठनीयता या किताब की बिक्री पर बात करिए, तुरंत बाजार 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 चिपका देते हैं, जबकि रामचरितमानस भी आप बाजार से खरीदते हैं। गीता प्रेस भी अपना अगर पोस्टर नहीं चिपकाए तो बंद होने के कगार पर, हमको लगता है बंद भी हो गया, हमें नहीं पता। ये जो बाजार और बाजारू के बीच का जो महीन अंतर है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि हमने हिंदी को उसी एलिट का, मैं अक्सर कहता हूं कि एक समय एलिजाबेथ थी, अब एलिटाबेथ लोग हो रहे हैं। तो जो हिंदी का जो एक एलिट क्लास है, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले महिला आचार्य पर बात करते हुए जब रंजन सर ने कहा कि प्रेमचंद के बाद दुनिया लेखन की कैसे बदली, मध्य वर्ग उभर के आया और मध्य वर्ग के लेखक उभर के आए। निर्मल वर्मा पेरिस घूम के आते थे और वो रेड वाइन पर प्रसंग लिखते थे। हम पैदा हुए झारखंड में, हमको लिखना है कि कैसे हमारा दोस्त मंटू ताड़ी पी के कह रहा है कि एसएससी नहीं हुआ, हम वो समाज लिख रहे हैं। आप हमसे कहिएगा कि हम मध्य वर्ग की बेचैनी को दर्ज करते वक्त केवल हिंदुस्तान का शहर दर्ज करते जाएंगे तो खत्म। फिर
फिर खाली महिला आंचल से उठाना होगा मेरी गली चुन चुन के कहा कि आपने अब लेखन के इस पात्र में जो है अपना मध्यम वर्ग दुनिया को दिखाकर हिंदी का एक नया वितान खोल सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके आसपास जो घटित हो रहा है वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने हिंदी के कई कवियों को सरसों के फूल पर कविता लिखते हुए सर वो बोलते हैं कि भीनी खुशबू, सुना ही नहीं सरसों, इंटरनेट पर सरसों सुनता है, इंटरनेट पर सरसों सुनिएगा तो गुलाब और सरसों के खुशबू का बिंब जब बनाइएगा तो दोनों में घालमेल कर दीजिएगा, धतूरा में भी सुगंध ढूंढ लीजिएगा, इंटरनेट पर देखें। तो जो हिंदुस्तान की मैंने आउटलुक में मेरा इंटरव्यू था सर, उसमें मैंने कह दिया कि पिछले 20 साल में लिखने वाले जो हिंदुस्तान की मुख्य धारा की पीढ़ी है वो सिंथेटिक लेखन करती है। तो मेरी बहुत आलोचना होगी, बड़ा अहंकारी बयान है। मैंने कहा कि मेरी पीढ़ी जो है वो रगड़ के लिख रही है, उसको पता है। मैंने डार्क हॉर्स लिखा, मुझे कहा कि मुख्य धारा का साहित्य नहीं है डार्क हॉर्स। कैसे नहीं है? हिंदुस्तान के किस घर में आईएएस बनने का सपना नहीं देखा जाता है? मुख्य धारा होता क्या है? जिस पर विमर्श हो ना, जो समाज अपने अपने समय की चिंतन, जो अपने समय को जो समाज जिस पर बात करता हो। आज एक नौकरी पर जो किताब लिखी जाएगी, यूपीएससी की तैयारी करने पर जो किताब लिखी जाएगी, हिंदुस्तान में मुख्य धारा की किताब नहीं होगी। लेकिन साहित्यिक मठों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें मुक्ति बोध की आग नहीं है, इसमें आज्ञे का दाढ़ी नहीं गिरा हुआ है। ओ हो भगा भगा भगा, कहां घर? झारखंड से तो सुने ही नहीं है कि इतिहास में कोई राइटर आया हिंदी में। आप किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? ये परसेप्शन बनाया जाता है। तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, मुख्य धारा के बगल में एक इतना बड़ा धारा पैदा कर दो जो भादों का पानी बहाव लेके आए, मसांजोर डैम से बहते हुए निकले फिर आगे। तो हम लोग मुख्य धारा के बगल में अपने भादों, अपना सावन का भादों का पानी लेकर आए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं दुमका की जमीन पर खड़ा हूं। मैं दुमका का एक मामूली सा लड़का, हिंदुस्तान में मिलियंस कॉपी किताब बिकती है मेरी, मिलियंस कॉपी, 10 लाख एक किताब डार्क हॉर्स। कहने का मतलब यह कि यानी कि पठनीयता हिंदी में है। मेरी आजीविका का स्रोत केवल लेखन है। यह दर्द मेरे पिता से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। 10 साल में घोड़ा दौड़ा रहा था मुखर्जी नगर में, पोखराज पहनाए, मुआ पहनाए, मोती पहनाए। यहां पंडित यज्ञ करता था, वहां परीक्षा में हम गोला मार रहे हैं, वहां नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, यहां हवन हो रहा है। बाबा बासुकीनाथ हमको बोले, बेटा तुम सब छोड़ दो, तुम दूसरा काम करो, आओ यहां आओ। जब यहां तुम्हारा जन्म हुआ तो कृपा है ना हमारा, काहे फंसे हो वहां? न पोखराज काम किया, न मूंगा काम किया, न मोती काम किया। क्यों? क्योंकि आपको जो काम करना था वो काम में आप लगे नहीं थे। तो फिर मैंने तय किया, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होता है। ये बात पता नहीं हमारी पीढ़ी को कब ये स्किप कर गई। ये बात पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, ये बात हालांकि पहले सुबह से अभी तक में कितनी बार कई लेखक कह चुके हैं, और ये बात समझने वाली है। आज मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो मैं पढ़ाई पढ़ता था उससे 20 गुना ज्यादा पढ़ता हूं, और वो मेरे काम की है। और ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ता जो मेरे काम ना आए। मुझे 20 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर मैं जब यूपीएससी लिख रहा था तो मैं उस वक्त में हीगल और कांट पे, रूसो पे कम लिखता था, याद करके लिखता था। आज जब मैं अपना यार जादूगर उपन्यास लिख रहा होता हूं तो मुझे शोपेनहायर भी पढ़ना होता है, मुझे नीत्शे भी पढ़ना होता है, मुझे जैन भी पढ़ना होता है, मुझे बौद्ध दर्शन भी पढ़ना होता है, मुझे फिर शैव परंपरा भी पढ़नी पड़ती है, मुझे इस उपनिषद में आत्मा के बारे में पढ़ना होता है, मैं फिर छांदों के उपनिषद भी पढ़ता हूं। वो आदमी जो मैट्रिक में स्कूल में खिड़की तोड़ के भाग जाता था, जिसका करनवील हाई स्कूल में यहाँ पे सेंटर पड़ा तो पुर्जा आने में लेट हो गया, नर्वस हो गया कि बार मैट्रिक फेल हो जाएंगे। प्रशासन यहां हमेशा सर चुस्त दुरुस्त रहा है, चोरी करने नहीं देता था। नर्वस हो जाएगा, अभी तक आया नहीं हो, कोई चीट पूछ जा रहे भाई, कोई तो कुर्बान हो, कोई तो क्वेश्चन आउट करो, फेंको ना खिड़की से यार। तो मैं सोचता हूं कि जो मैट्रिक में मैंने इतनी भी पढ़ाई नहीं पढ़ी, 30 नंबर मुझे मैट्रिक में हिंदी में आया। मैं आज फिलॉसफी इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं जब अपने समय को देखूं तो उस समय को देखते वक्त जब मैं अपने समाज, अपने
समय के राजनीतिक शास्त्र, अपने समय की जटिलताओं की गांठ खोलूं तो उसके पीछे दर्शन भी खड़ा हो, उसके पीछे एक राजनीतिक धारा भी खड़ी हो, उसके पीछे एक सामाजिक धारा भी खड़ी हो, उसके पीछे विचारधारा भी हो, लेकिन विचारधारा से ज्यादा विचार हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी वाद हो, उसको अगर एक कंतरी में बहुत दिनों तक जमा रखिएगा माथा में, तो उसमें मवाद भर ही जाएगा। इसलिए जो विचारधारा का लेखन करते हैं, मैं उनको एक विचारधारा के लिए लेखन करने वाले लठैत से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। हम जिस उम्र में हैं, हमारी उम्र वो है ही नहीं कि हम एक विचारधारा की डाल पर लटक के अपना पूरा जीवन निकाल दें। विचारों से होकर गुजरना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलता है कि विचारवान होना महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने खुद कहा कि मैं कम से कम मार्क्सवादी नहीं हूं, क्रिया खा के बोलता हूं। मार्क्स ने खुद कहा था मरते वक्त कि भाई मैं मार्क्सवादी नहीं, तुम हो, हम नहीं है भैया। लेकिन हम हैं। गांधी कभी नहीं बोले हम गांधीवादी हैं। तो है क्या कि आज का लेखन, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग इसलिए मठ और जो पुराने आचार्य हैं, जो साहित्यिक मठाधीश हैं, उनसे अलग इसलिए हमने धारा बनाई। हमने कहा हम मठों, हम विचारधाराओं का लेखन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तब हम तुम्हारा स्क्रूप से खोलेंगे ही नहीं, गाड़ी बने हुए नहीं करेंगे, हंस में छपोगे नहीं, कौवा में छपो, फिर छपोगे ही नहीं। हम तुम्हारी आलोचना भी नहीं लिखेंगे, समालोचना भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे मानक पर खरे नहीं उतरते हो। यह बात मैंने अभी दिल्ली में राजकमल प्रकाशन का स्टॉल यहां पर लगा हुआ है, राजकमल के 75वें स्थापना दिवस पर मैं बोल रहा था वहां मैंने ये बात हिंदी के मुख्य धारा के सारे प्रबुद्ध लोगों के बीच में मैंने कही थी कि हमने नए लेखक पैदा कर लिए, लेकिन नए आलोचक पैदा नहीं किए। आप पुराने रेंज से नया गाड़ी खोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि यह साहित्य फिट नहीं बैठ रहा है। आपके पास आलोचना के औजार नए नहीं हैं, आप मूल्यांकन पुराने तरीके से करते हैं। आप एसयूवी, अब अभी आप फॉर्च्यूनर का टायर खोलिएगा, एवोन साइकिल के रेंज से खुलेगा वो? माथा पटकिएगा फॉर्च्यूनर पर, क्या बना दिल के इतना बड़ गाड़ी में, मतलब खुले नहीं झोंक। भाई साहब, आपके पास औजार ही गलत है। लेकिन ये बात हिंदी की धारा नहीं मानने लगी। खैर, मैं इतना बोलने का आत्मविश्वास कहां से पा रहा हूं? आपको यकीन होना चाहिए हिंदी की बढ़ती हुई पठनीयता से। अभी पिछले 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा जीवित लेखक जिसकी कस्में खाई जा सकती हैं जिनके लेखन की, विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम का विवाद चला कि उन्होंने पिछले 5, 10 या 25 साल में सर कितना रॉयल्टी पाया, तो कुछ 1 लाख या 1.25 लाख की रॉयल्टी उनको मिली। अब आप सोचिए कि विनोद कुमार शुक्ल जितना बड़ा लेखक, जिनके बारे में आज का युवा मुझे लगता है कि नहीं जानता है, जो कम से कम जिसकी हिंदी जिनका विषय नहीं है और जो फेसबुक पर बहुत ज्यादा हुज्जत वाले में नहीं रहते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि जब विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक 1 लाख 1.25 लाख की रॉयल्टी 5 साल 10 साल में पाते हैं, क्या चौबे जी पढ़े हमारी किताब, उस पर कुछ समझ आया? लिखते सब कोई कहता है, लेकिन डरता है। क्यों? क्योंकि हिंदी का औदात इस तरह से बना दिया गया है ना, एक आवरण इस तरह से बना दिया गया कि अगर ये टूटेगा तो सब बाजारू हो गया। हम लोगों ने पहले दिन से, मेरा यूपीएससी जब 2016 में, जब मेरे यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ, मैंने तय किया कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसको मैं पान की दुकान खोलकर नहीं खर्च करूंगा। अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर पान ही बेचता, पान बेचना बुरा नहीं है, लेकिन मैं जो करने गया था 10 साल, मुझे लगा मैं उसका एक एक पाई वसूल करूंगा, एक एक पाई वसूल करूंगा। और मैंने इसलिए लेखन को चुना। और जब मैंने कहा कि मैं बतौर लेखक अपनी किताब लेकर गया, तो सब कोई जानते हैं, मैंने कई बार कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझे 25-27 लोगों ने 2014 के पुस्तक मेले में मैं किताब लेकर घूमता था, तो सबने कहा हिंदी की किताब का नाम अंग्रेजी में है, नहीं चलेगा। एक प्रकाशक बोला तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि नहीं चलेगा, नीलोत्पल मृणाल, नाम बदलो। अपने रखे होंगे? नहीं, मैट्रिक से, नर्सरी से यही नाम है, घर वाले रखे हैं। हाँ, कुछ लोग विनोद कुमार विद्रोही बाद में हो जाते हैं, अशोक कुमार अकेला बाद में हो जाते हैं ना, आते हैं तो वहां से मैंने तय किया कि मैं लेखन को बतौर कैरियर लूंगा। मुझे मेरे मित्रों ने कई समझाया और कई ने कहा कि एकदम झोंक के उतर जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने कैरियर के तौर पे लिया। मैंने पहले दिन जब लेखन शुरू किया तो मेरे दिमाग में यह बात थी कि मेरी किताब कम से कम 50,000 पाठक तक कैसे पहुंचेगी। मैं इसको अच्छे भाषा में बोल रहा हूं।
कोई थोड़ा सा असावधानी कीजिएगा तो आप बोलोगे मेरी किताब 50,000 कैसे बिकेगी। आपको समझने के लिए भूखा रहना ही जरूरी नहीं है। और हिंदी के लेखन को जिस तरह से दीनहीन पैकेज में प्रस्तुत करने का जो एक रहा है हमेशा से, उसको निकालने की जरूरत है। नहीं तो हम विनोद कुमार शुक्ल जैसे महान लेखक को रॉयल्टी के लिए संघर्ष करता हुआ देखना चाहेंगे और खेसारी लाल को बुलाएंगे 20 लाख देख के प्रोग्राम करने के लिए। आप बताइए, आपके समाज में एक गायक अगर गाना गाने आता है तो आप उसको सहर्ष 10 लाख रुपया देते हैं ना, लेकिन हिंदी के राइटर्स को 1 लाख रुपया और 50,000 रुपए के लिए रॉयल्टी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसलिए ऐसे बड़े आयोजनों में, प्रशासन हो या जो भी आयोजन समिति, उनको यह कहता हूं कि ऐसे आयोजनों में हिंदी के भविष्य पर चर्चा हो, उसके आर्थिक पक्ष पर चर्चा हो। आपको नहीं पता है कि लिखने वाले लोग कैसे कैसे संघर्षों के साथ लिख रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं ठीक है, लेकिन एक पीढ़ी अगर लिखने वाली नहीं रहेगी ना, तो देखिए आज आप देखिए कि पिछले 20 साल से जो गैप हुआ, अब हमारी पीढ़ी को व्हाट्सएप चलाने लगा है। हमारी पीढ़ी में कोई रोल मॉडल नहीं है कि आप उसकी किताब, किसी कोई कहे कि मैं इस 35 वर्ष के युवा की किताब पढ़ता हूं और ये मुझे मेरे समय का समाज दिखा रहा है ही नहीं। उसके पास एक मोबाइल है, व्हाट्सएप पर न्यूज है और वो वही इसको चला रहा है। कहां है कोई 35 वर्ष का युवा जिसके बारे में आप कहें कि ये मेरे समय का लेखक है? आज भी हमको फिर वही 60 वर्ष के उस बेचारा चश्मा लगा के हमारे लिए लिख रहे हैं। उनसे नहीं हो पा रहा लिखन। चचा तो ही लिखे जाने चो, चचा आप लिखिए, आपका धार है। क्या बात है, हम लोग कुछ है चचा। आप जब लिख देते हैं ना, टीपू सुल्तान तलवार कांपता है। कितना दिन चचा से मेहनत करवाइएगा। आप अपने समय को देखने का हुनर कब पैदा कीजिएगा? ये जो युवाओं को केवल केटीएम पर 120 की स्पीड में लहरिया कट मारना ही हिंदुस्तान नहीं है। हम अपने समय को भी देख रहे हैं। हम भी अपने समय का राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं। हम भी अपने वक्त का सामाजिक चिंतन कर रहे हैं। हम भी अपने वक्त की समस्याओं को समझ रहे हैं। हम भी अपने समय के औजार विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने समय से मुठभेड़ कर रहे हैं। हम अपने समय से लड़ने का, जो समस्याएं उनसे लड़ने के खिलाफ हथियार भी बना रहे हैं इसी कलम से। तो ये कर रहा है आज का युवा, लेकिन हिंदी जगत का जो एक बड़ा सा जो फाटक है वो खुलता ही नहीं है। ऐसा आयोजन दुमका जैसे शहर में जब होगा, देवघर में होगा, गोड्डा में होगा, पाकुड़ में होगा, साहिबगंज में होगा, तो वो दरवाजा फिर खुल जाएगा। फिर नए लोग निकल के आएंगे जिनके पास एक बड़ा लोक है, बड़ा संसार है और जिसको जानने की जरूरत है इस देश को। 250 रुपया सरसों तेल खा के भी अगर आपके पास उपन्यास नहीं उपज रहा है अगर आपके आसपास, तो समझिए, और आप अभी भी मैला आंचल से भारत जान रहे हैं, तो फिर लगता है कि आपको अपने आसपास की चिंता नहीं है। अगर मैं किसी किसान को मरता हुआ देखूं और मुझे अभी भी गोदान ही बताएगा कि हिंदुस्तान का किसान मर रहा है, तो आप समझिए प्रेमचंद की महानता पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरा समय इतना बंजर क्यों हो गया है? हमारा समय इतना बंजर क्यों हो गया है कि हम अपने सामने की त्रासदी लिख नहीं पा रहे हैं, दर्ज नहीं कर पा रहे हैं? सामने रणेंद्र सर बैठे हुए हैं, गायब होता देश, आप इनका पढ़ें। अपने समय की त्रासदियों को दर्ज करने वाली किताब है और मैं इनको युवा लेखक ही मानता हूं। दिल्ली मस्जिद से जो लेखक लोग चल रहे हैं और आप तो बाल उल काला किए हुए हैं सर, तो नहीं, युवा में ही हम लोग गिनते हैं आपको, है ना? तो ये मैं कह रहा हूं कि आप अपने समय के लेखक पर भरोसा भी कीजिए, उसको आत्मविश्वास भी दीजिए। और जो कोई भी कुछ लिख रहे हैं, दो तरह से लिखिए। एक इसलिए लिखिए क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एक पढ़ता हुआ आदमी दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य है। इससे खूबसूरत कोई दृश्य ही नहीं बन सका। तो एक तो इसलिए कि पढ़ना लिखना जरूरी है, वो ऑक्सीजन, उसको पढ़िए। और दूसरा ये है कि लिखिए इसलिए भी क्योंकि अब लिखने वाले लोग, अपने समय से लड़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। और इस बीच में अगर वो आपका कैरियर बन जाता है तो ये और अच्छी बात है। मुझे लगा कि मेरा ये कैरियर बन सकता है तो कोशिश करता हूं। पैसा लेखन में रॉयल्टी से उतना नहीं हो पाता है। आजकल नया फैशन है, नया लोग, नया सुविधा है। लोगों अपने दोस्तों को आईएएस देखते हैं तो उनको लगता है कि हम भी बढ़िया से रहें। साथ के लोग सेलेक्ट हो गए तो कविता पोइट्री करने लगे, उसमें तो इंस्टेंट पैसा है, तुरंत आ जाता है। तो अब आप कहिएगा मंची कवि है, तो मंची कवि है तो हम क्या करते हैं? हम टमाटर उड़ाते हैं? कविता की जगह पर क्या दौड़ते हैं इधर से उधर? तो आप
रामधारी सिंह दिनकर जब मंच पर सुनाते थे रश्मि रथी है तो धरती डोलता था। तो बात वही है कि ये जो सिंथेटिक हिंदी का जो वातावरण है उसको ऐसे आयोजन तोड़ें, और ऐसे आयोजनों की भीड़ अगर इसको कोई कैमरा में कैद करे, फेसबुक पर डाले, और आप पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं इस देश में, उसकी भीड़ से तुलना कीजिएगा। दुमका आपको मैं सलाम करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरह का आयोजन करके दिखा रहे हैं, आपकी उपस्थिति।